देखो, कहानी जो बताई है वही कहानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बायोलॉजी आगे जाके सारी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर ही इसलिए हुए हैं क्योंकि इसके पीछे की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसमें मैथमेटिकल ग्राफ बना के उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। प्राइमरी, देखो, फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ ए एंटीजन, मतलब यहाँ पे एक एंटीजन की बात कर रहे हैं। एंटीजन हमेशा क्या होगा? फॉरेन होगा बेटा। ठीक है, और अपनी बॉडी की सेल अलग होगी। ठीक, फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ ए एंटीजन, प्राइमरी रिस्पॉन्स शो किया। एकदम इतना टाइम ले लिया, इतना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक, और बस स्लो रिस्पॉन्स है। क्लियर? सेकेंड कांटेक्ट ऑफ ए एंटीजन इज बेस्ड ऑन, अब ये फास्ट वर्क करेगा। यहाँ कांटेक्ट हुआ और तुरंत ये रिस्पॉन्स तेजी से जा रहा है और पीक पे करके खत्म काम। क्लियर? इतनी देरी में खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसने मेमोरी सेल को यूज किया, इसने मेमोरी को यूज किया। इसने पहले और जो एक हो चुका था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज किया कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कौन सा स्पेसिफिक। अब इसने बार बार ट्रायल नहीं किया यहाँ, मेमोरी सेल से लिया कि ये पहले हुआ था इन्फेक्शन, इस पे कौन सा एंटीबॉडी काम किया था, वही आप सिक्रेट करा। और मेमोरी सेल ने उसी को टी हेल्पर सेल के हेल्प से बीटा सेल और टी सेल से सिक्रेट कराया। बीटा सेल से बेसिकली, बीटा सेल सिक्रेट करती है, टी सेल सिक्रेट करती है एंटीबॉडी को, और उससे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो। तो ये क्या हो गया बेटा? मोर रैपिड एंड इंटेंस। ठीक है, अब फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ बी एंटीजन लिखा हुआ है, ये कैसा चलेगा? स्लो। अगर यही पे इसका फास्ट वाला आएगा, सेकेंड कांटेक्ट आएगा तो फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? टाइम पीरियड, एक्स एक्सिस एंड एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड, जितनी एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन हाई होगा उतना फास्ट वो इम्यून रिस्पॉन्स दे पाएगा। इज इट क्लियर? ये ग्राफ पहले आया हुआ है एम्स में शायद, तो ध्यान से इसको समझो, कुछ इसमें बड़ी चीज नहीं है। जस्ट वही इंफॉर्मेशन कि जब आप पहली पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो तो किसी को डील करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार किसी से आप चीट हो चुका है किसी चीज, तो दोबारा आप वो चीट किस किस पैरामीटर पे जो आपको लर्निंग मिलती है उससे आप जल्दी उस पैरामीटर, उन सारे पैरामीटर को चेक करोगे और नई चीजों को वहां पे टेस्ट करोगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो सेल आ रही है, इम्यून सेल की इंपॉर्टेंट। आपका वो जो मैक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसी थी वो एक तरफ है, अब ये आ रहे हैं हायर कमांडो सेल। ठीक है, जिसमें होते हैं बी सेल और टी सेल। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। वहां लिम्फोसाइट्स आया था, लिम्फोसाइट्स की नेम है स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स। एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी का मतलब होता है थाइमस और बी का मतलब होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, लिखवा देंगे हम। ठीक है, मतलब ये रिलेटेड है, बर्ड्स में पाया जाता है। उसी का बर्ड्स में फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था, इसलिए उसको वही नेम देते हैं ह्यूमन के केस में भी, लेकिन वो वैसा नहीं होता। लेकिन सेल एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस कर रही है उसको बी लिम्फोसाइट्स कह रहे हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। ये आर्मी क्या है? एंटीबॉडी है, ध्यान में रखना है। ये आर्मी क्या है? एंटीबॉडी। अगर बहुत स्पेसिफिक पूछा जाए कि एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स कौन सी है, ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे हैं ओवरऑल तो कई बार मैंने बोला एंटीबॉडी सिक्रीट होती है, एंटीबॉडी सिक्रीट होती है। एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल कौन सी है? चाहे वो इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें या एक्वायर्ड की बात करें, तो वो कौन सी है? बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी सेल in response to pathogen into our blood to fight with them. These proteins are called antibodies. The T cells themselves do not secrete antibodies, but help T cell, B cell to produce them. अब T cell क्या है? टाइप्स में आएंगे इसके, टी एस सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी मेमोरी सेल, सप्रेसर सेल। हाँ, सेल मेमोरी अलग होती है। ठीक है, मतलब टी एच क्या कर रहा है? बी, पहले समझो बी क्या किया, उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। तो जो भी आप एंटीबॉडी सिक्रेट हो रहा है बोलते हो, तो उसमें बी सेल इन्वॉल्व है। क्लियर? फिर टी एच सेल क्या कर रही है? ये इन्फेक्शन को देख के हेल्प करेंगी बी सेल को कि तुम प्रोड्यूस करो, तो एक तरीके से हेल्पिंग।
मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवा रही है और बी सेल को ट्रिगर कर रही है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, इतना काम है। साइटोटॉक्सिक क्या है? ये एक तरीके से अपनी सेल को अटैक करने वाली टी है, ठीक है। जब आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है, मतलब जैसे जस्ट सपोज एचआईवी का केस, एचआईवी का केस किसको किल कर रहा है? टीएच को, टीएच को अटैक कर रहा है। एचआईवी के जो वायरस है उसका टारगेट है टीएच सेल, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल जब टारगेट हो गए तो आपके बी सेल तक इंफॉर्मेशन और बी सेल को बहुत स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, इसलिए जो एचआईवी के पेशेंट है वो कई और डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाते, क्लियर, क्योंकि उनका टीएस सेल। फिर टी साइटोटॉक्सिक जो पूरी की पूरी सेल को डैमेज कर रहा है, सेल एपोप्टोसिस मैंने वर्ड बताया कई बार, सेल डेथ। तो टी साइटोटॉक्सिक हमारे ट्यूमर सेल को, हमारी इंफेक्टेड सेल को खत्म करने में हेल्प करेगा। तो दिस इज लाइक अ कमांडर, ठीक है, गया और ब्लास्ट कर दिया इस तरीके। टी सप्रेशर, टी सप्रेशर क्या करता है कि टी साइटोटॉक्सिक ज्यादा काम तो नहीं कर रहा है, ओवर के एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, या टीएच ज्यादा सिक्रीट तो नहीं करवा रहा है एंटीबॉडी किस चीज को, जैसे कहते हैं ना कि आर्मी की भी एक्टिविटी को कंट्रोल कर, ऐसा भी नहीं है। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा सीरियल वगैरह में कि रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, नहीं इट्स अ कमांडो ऑर्डर, ये नहीं करना है, और हीरो खड़ा रहता है सामने सुनते हुए मारते हुए रह जाता है कि अरे मुझे करना ही नहीं। तो ये उसी तरीके से, मतलब टीसी सेल, टीएस सेल, बी सेल, इन सबको कंट्रोल करने के लिए टी सप्रेसर सेल। खैर यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान में रखना है बेटा, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स उसमें बी सेल सिक्रीट करेंगे एंटीबॉडी को और टी सेल सिक्रीट करेगी, टी सेल में कुछ सिक्रीशन नहीं होगा, टी सेल सिर्फ कंट्रोल करेंगे कि बी सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करे, और उसके बाद भी बी सेल से काम नहीं होगा तो आपका एकदम बढ़िया वाला कमांडो आएगा टीसी सेल्स, टीसी सेल बोलते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल को, टी साइटोटॉक्सिक सेल आता है तो वो पूरा अटैक करके कहानी खत्म कर, ठीक है। अभी आगे इनके बारे में और देखेंगे जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ाएंगे तो। अब नाउ अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, इनेट डिफेंस, एडॉप्टिव डिफेंस या इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सारे दोनों टर्म्स एक ही है, ठीक है। सरफेस बैरियर, स्किन, म्यूकस, इंटरनल डिफेंस में अभी हमने बताया था कि एक एक्सटर्नल डिफेंस हो गया, ये ध्यान में रखना बेटा, एक्सटर्नल इंटरनल से भी क्वेश्चन आएगा तो भी आपको उसमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए। इंटरनल में फेगोसाइट सेल, एनके सेल मतलब फेगोसाइटिक सेल, नॉन फेगोसाइटिक सेल, इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स जो सिक्रेट हो रहे हैं, साइटोकाइन वगैरह वो सब आ गए, एंड फीवर का हमने देखा कि ये सारी चीजें जो है सेल मीडिएटेड, इन सब चीजों को इंक्लूड कर दिया इसने इंटरनल डिफेंस में, क्लियर, ये हो गया एक्सटर्नल। नाउ एडॉप्टिव डिफेंस में हमने देखा ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी अभी बताया नहीं है, जो बी सेल एंटीबॉडी रिलीज कर रहा है दैट इज ह्यूमोरल, और टी सेल वो रिलीज कर रहा है, वो सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमर, ह्यूमस, ह्यूमस से ध्यान रखें, ठीक है, ह्यूमोरल सिक्रीशन हो रहा है, और टी सेल खुद अटैक कर रही है। टीसी सेल को अगर हम देखें, टीसी सेल जो कि अटैकिंग है एकदम, वो क्या कर रही है, सेलुलर इम्यूनिटी का पार्ट है, तो उसको बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, इसको डिटेल में देखेंगे। नाउ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो पढ़े हैं शुरू में, उसको देख लो थोड़ा सा टर्म। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. तो उससे क्या होगा, आपकी एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी जनरेट होगी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी बोला, बस पढ़ी गई था। When a host is exposed to antigen, exposure हुआ उसका एंटीजन से, which may be in the form of living, या तो वो लिविंग इंटरेक्शन हो गया, जैसे मैंने बोला कि विदाउट इम्यूनाइजेशन, विदाउट वैक्सीन, अगर मम्स हुआ और वो ठीक हो गया, स्मॉल पॉक्स हुआ वो ठीक हो गया, तो उसको एक इम्यूनिटी मिल गई, तो ये क्या हो गया आपका लिविंग एक्सपोज, ठीक है। आपको वैक्सीन के फॉर्म में दिया गया तो एटेनुएटेड, उसको डेड करके, उसकी पैथोजेनिसिटी को कम करके आपको इंजेक्ट किया गया, ताकि उसके सरफेस एंटीजन जो प्रेजेंट है उसको रिकॉग्नाइज करें, और वो जितना एक तरीके से इंटरेक्शन कर सकता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे ट्रिगर करते हैं, कि वो आपको डिजीज नहीं कॉज करेगा। और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, और एंटीबॉडी वाला वही जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू आ गया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड
प्लाज्मा थेरेपी पैसिव में चलेगा. This type of immunity is called active immunity. Active immunity is slow and takes time to give its full effective response. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organ is gaining access into the body during natural infection induce active immunity. स्लो होगी, अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि आपका एक्सपोजर हो रहा है, अब आप उसके अगेंस्ट में ट्रायल लेके कई सारे एंटीबॉडी को सिक्रीट करोगे और उसमें कोई एक ऐसा होगा जो एक्चुअली में उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, या कॉम्बिनेशन हो सकता है. क्लियर. लेकिन उसको टेक ट्रायल होगा, टेस्टिंग ट्रायल चल रहा है बॉडी के अंदर, इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी एक टाइम लेगा. ठीक है. लेकिन आपने इंजेक्ट किया, जैसे जैसे सपोज जब कोई इन्फेक्शन, कोई किसी को एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है. कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है, उसमें वायरल इन्फेक्शन है, फिर भी एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि उस ड्यूरेशन में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो. क्लियर. एक तरीके का प्रोटेक्शन दिया है तो वो फास्ट वर्क करे क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है एंड टारगेटेड. वो फास्ट करेगा. वहां पे आपको जा रहा है बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, आपको केमिकल जा रहा है बॉडी, लेकिन आपकी बॉडी सिक्रीट कर रही है तो उसमें टाइम लगता है. तो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी, और वही हो गया बात, जब आपकी बॉडी खुद कर रही है तो उसको आपको एक्टिव बोलना है, और जब आप बाहर से ले रहे हो तो उसको आपको पैसिव बोलना है. ठीक है. व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. वैक्सीनेशन किसका एग्जांपल हो गया? पैसिव इम्यूनिटी. Do you know why mother's milk is considered very essential for the newborn infant? The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. These are some example of passive immunity. मतलब naturally आएगा लेकिन किसी दूसरे सोर्स से आता है. क्लियर बच्चा. शुरू में भी हमने बताया ग्राफ में, तो ग्राफ नोट डाउन कर लोगे और ये टेबल नोट डाउन करोगे. ज्यादा नोट्स नहीं बनाओगे. यहाँ पे हम पीडीएफ सब प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ से देख देख के. और नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स जहां जहां ग्राफ है, पाथवे जैसा आएगा, फ्लो चार्ट जैसा आएगा, वो सब सबके कॉपी में बना. एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो गया? प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, दैट इज एक्टिव. Received passively by the host and the host immune system does not participate. किसी एक्सटर्नल सोर्स से लिया, चाहे मदर से गया, चाहे आपने वैक्सीनेशन से लिया, उसको क्या बोले? पैसिव. क्लियर. Induced by infection or by contact with the immunogen, that is vaccine. Conferred by introduction. अब देखो यहाँ पे वैक्सीन को क्यों दिया है? जब आपने एक बार उससे एक्सपोजर कर लिया तो अब वो आपके नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट है, तो अब बॉडी जब उससे फाइट कर रही है तो वो एक्टिव रिस्पॉन्स कर रही है. क्लियर. तो वैक्सीन के देने पे जो आपको लगा, तो देने के बाद जो आप थ्रू लाइफ उससे एक्टिवेट हो रहे हैं, थ्रू लाइफ आपने ट्रिगर कर रखा है इम्यूनिटी, उसको बोलेंगे बेटा एक्टिव इम्यूनिटी. ध्यान में रखना है. कन्फर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज. अब थ्रू लाइफ आप, जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ और आपको एंटीबॉडीज का ट्रीटमेंट, जैसे एम्पॉक्सिसिलिन दिया जा रहा है, ठीक है, लेवोसिट्रिजिन वगैरह दिया जा रहा है, कुछ अलग आपका ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको दिया जा रहा है, तो वो एंटीबॉडीज जो भी हम ले रहे हैं वो क्विक रिस्पॉन्स करेगी और वो एक तरीके की पैसिव इम्यूनिटी होगी. क्लियर. इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव. एक्टिव इम्यूनिटी के केस में क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल है, इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म तक आपको इम्यूनिटी दे रहा है. अब यहाँ पे क्योंकि आपने जब तक दवा लिया तब तक उसका काम हुआ, वो डिजीज से आप जीत गए, तो इम्यून रिस्पॉन्स शॉर्ट लिव एंड लेस इफेक्टिव. हाँ बेटा. हाँ, उसके खुद के जीन में नहीं है ना, मदर से आया है, प्लेसेंटा से आया या मदर मिल्क से आया, तो भी उसने एक्वायर्ड किया, उसकी बॉडी के जीन में नहीं था, दैट्स व्हाई इट इज एक्वायर्ड. इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर अ लैग पीरियड. लैग लॉग डेथ फेज, जो ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे कर्व में जब कर्व उठ रहा है तो दैट इज लैग लॉग. ठीक है. फिर स्टेशनरी, तो एक लैग फेज की, ये लैग फेज के बाद ही एक इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए ये टाइम लेगा.
तो इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर अ लैग पीरियड, इम्यूनिटी इफेक्टिव इमीडिएटली। आज आपने एंटीबायोटिक लिया तो उसका असर दिखने लगेगा, लेकिन पूरा कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, पूरा कोर्स करते हैं तब वो चीज कोई चीज हील होती है प्रॉपर। सर्व्स नो पर्पस इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट, कोई पर्पस नहीं है, कोई पर्पस नहीं रह जाएगा अगर इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट है तो वहां पे। अप्लीकेबल इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट, अब बाहर से आप एंटीबॉडी ले रहे हो तो ऑलरेडी उसकी इम्यूनो डिफिशियंसी है तो भी वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ ड्रग। ठीक है, इट इज अ केमिकल यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये क्या प्रोफाइलैक्सिस उसका प्रिवेंशन दे रहे हैं। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, ये तीनों चारों पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस या फॉलोइंग द करेक्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पैसिव इम्यूनिटी, इस तरीके से आ सकता है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट मतलब एट द टाइम इन्फेक्शन हुआ और उसको हमने एंटीबायोटिक लेके हील कर लिया, तो वो वहां पे कौन सा वर्क करेगा आपका, एक्टिव इम्यूनिटी वाला नहीं, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, फास्ट वर्क चाहिए। तो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट, इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट है तो भी उसमें ये काम करेगा। इसका मोड ऑफ एक्शन दूसरा है, उसको इम्यून सिस्टम से मतलब ही नहीं है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो आपको वो डिजीज ही नहीं होती। ऑलरेडी आप इम्यूनो डेफिशिएंट है या वो इम्यूनो डेफिशिएंट, आप इस तरीके से समझो कि जरूरी नहीं है कि इम्यूनो डेफिशिएंट को ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाए। आप इस तरीके से समझो कि आप किसी चीज के लिए अब एक्टिव मोड ऑफ व्यू से अगर आप फॉर्मेशन का वेट करो तो वही ग्राफ पे चले जाओ, आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि आप उस डिजीज से लड़ पाओ। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, उसको सप्लीमेंट दिया जाता है, एंटीबायोटिक के डोजेस दिए जाते हैं ताकि वो चीज फास्ट हो सके। तो जो ये इंफॉर्मेशन है ना, शॉर्ट लिव्ड एंड लेस इफेक्टिव, मतलब लेस इफेक्टिव यहाँ पे कैसा है ना कि बहुत आपका ऐसे टारगेटेड नहीं कि बाद में भी वो आपको बहुत देर तक लॉन्ग टर्म, एक बार आपने एंटीबॉडी खा ली, एंटीबायोटिक खा ली तो आपको बार बार नहीं लेना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप एक्टिव इम्यूनिटी में कोई डोज दिया है तो वो थ्रू लाइफ आपको टीका वैक्सीन जिसके बूस्टर डोज लेने पड़ते हैं उसी के, अदरवाइज वो काम करते हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली इफेक्टिव रिस्पॉन्स की आपको कोई डिजीज है किसी चीज के रिस्पेक्ट में आपको एंटीबायोटिक लेना है तो आप पैसिव इम्यूनिटी के लिए बाहर से डोजेस लेते। नाउ नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम बॉडी की बात करी जाए। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? मीन्स नॉट शॉर्ट टर्म ना ऑलवेज, फॉर पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी फॉर द टाइम बिंग रहे। ठीक है, अब देखो पैसिव इम्यूनिटी इस केस में जब आप एंटीबायोटिक बाहर से ले रहे हो वो वाले रिस्पॉन्स में बात होगी। अगर आप उसकी बात करो कि आपने कोलेस्ट्रॉल लेके आपको जो इम्यूनिटी मिली है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो फीडिंग से आपको इम्यूनिटी मिली है वो आपकी लॉन्ग टर्म है। ठीक है, इनिशियल डेज में जो मदर फीड कराई है मिल्क को, उससे उससे जो इम्यूनिटी बच्चे में डेवलप हुई है वो एक तरीके की लॉन्ग टर्म है, वो उसकी नेचुरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी। तो यहाँ पे आप डिफरेंसेस ध्यान में रखना, पूरा इम्यून सिस्टम ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता है, एक्टिव, पैसिव, एक्वायर्ड, इनेट, ह्यूमोरल, सेल मेडिएटेड, ये सारे टर्म्स आपको अलग अलग जगह जहां जहां आ रहे हैं आप उसको रिलेट करके। तो जब मदर से प्लेसेंटा से क्रॉस करके जो आईजीजी मिला वो लॉन्ग टर्म, वैसे भी एंटीबॉडीज जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, उनके लाइफ साइकिल लिमिटेड होती है। एंटीबॉडी बार बार प्रोड्यूस होते हैं, खत्म होते जाते हैं आरबीसी की तरह। लेकिन जो उससे इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो चुका है, जो इम्यूनिटी उसके अंदर आ गई, वो लॉन्ग टर्म रहे। ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए क्या बोल रहे थे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑर्गन ना, उसी तरीके से प्राइमरी इम्यून ऑर्गन। अभी जैसे मैंने टी सेल के लिए बताया कि थाइमस, वैसे ही लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यूज, सेल्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, अरेंजमेंट समझो, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, कुछ रटना नहीं। लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फॉइड टिश्यू है जहां पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सेल वो स्पेसिफिक होगी जो काम करेगी। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी, सेल क्या रिलीज की, एंटीबॉडी रिलीज की। अगर बी सेल की बात करें और टी सेल की बात करें तो वो खुद एक्ट करेंगे, खुद कमांडर है।
ठीक है, ऐसे समझो यार कि बी सेल बंदूक लेके लड़ रहा है, बी सेल गन से लड़ रहा है, दूर दूर से फायरिंग कर रहा है और अटैक कर रहा है। टी सेल खुद ही आके लड़ रहा है। अरे एक वो है ना, आज हम सारा तुम लोग का एवेंजर का एग्जाम्पल, हल्क। टी सेल को हल्क समझ लो, उठा के बस आएगा, पटकना शुरू कर। ठीक है, और बी सेल को आप कुछ और भी समझ, कुछ भी समझ, आयरन मैन समझ लो, सब जो हथियार लेके लड़ाई कर रहे हैं वो सब क्या हो गए, आपके बी सेल हो गए। बिना एंटीबॉडी रिलीज किए वो लड़ नहीं सकता है, बी सेल खुद जाके नहीं लड़ रहा है। ठीक है, तो वो किसी वेपन के साथ लड़ रहे, तो बी सेल। हल्क को कोई वेपन की जरूरत नहीं है, हल्क आया मतलब आया गया वाला बात है। ठीक है। ठीक है, तो एज यू हैव read, immune system is unique in the sense that it recognize foreign antigen, respond to these and remembers them. यही सारी कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। The immune system also plays an important role in allergic reaction, allergy, IgE जिससे related होता है, रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और आप कहाँ कहाँ पे, अभी आपने एक्सपोजर की बात कर ली, ठीक है। फिर और क्या क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका इम्यून सिस्टम, जिसमें आईजी है। फिर मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे बताया है कि एंटी ट्रांसप्लांटेशन जो सप्रेशन वाली दवा है, मेडिसिन है, उसको थ्रू लाइफ लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके एमएससी मॉलिक्यूल दूसरे हैं, जहां से भी लीवर और हार्ट आया है या जो भी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो पोर्शन डिफरेंट टिश्यू का है, डिफरेंट सेल, उसके ऊपर टैग दूसरा है, और जो हमारी बॉडी का है उसके ऊपर टैग दूसरा है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको अटैक ना करे, इसलिए ये पॉजिटिव चीज भी है इम्यून सिस्टम। एंड ऑटो इम्यून डिजीज, बताओ कोई डिजीज का नाम, ऑटो इम्यून डिजीज। बताओ रे बच्चों, आया हुआ है। एस्थेनिया ग्रेविस, और बताओ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं पढ़ाया बेटा। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उस डिजीज को कॉज कर रहा है, पढ़ेंगे अलग से, पूरा डिजीज वाले क्वेश्चन तक आते हैं तब पढ़ेंगे उसको। अभी हम धीरे धीरे इम्यून सिस्टम पहले कवर कर लें। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या हो गए, वो ऑर्गन जो इन सेल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड सेल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस इतना ध्यान। आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैचुरेशन, are the organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocyte occur। देखो lymphocyte सेल ऐसे अवतरित तो नहीं हो गई है कि डाल दिया गया बस बॉडी में, वो भी कहीं फॉर्म हुई है, कोई स्पेसिफिक सेल है, अपना डिफरेंशिएट होंगी, परमानेंट सेल बन रही है मतलब स्पेसिफिक है फंक्शन के लिए। तो वो जिस जगह बन रही है उनको क्या बोला गया, लिम्फोइड ऑर्गन। जो सेल बन रही है उनको क्या कलेक्टिवली बोला, लिम्फोसाइट सेल। क्लियर। ठीक है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या हो गए, बेसिकली एक होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और बोन मैरो एंड थाइमस वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मतलब क्या हुआ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो हो गए, जैसे बोन मैरो, तो आप ध्यान रखो बी के लिए, टी के लिए, और टी के लिए बेसिकली थाइमस, एंड बी सेल के लिए बोन मैरो। ठीक है, तो ये वो साइट हो गए जहां पे, जैसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक में देख रहे थे ना, प्रिकर्सर, एक प्रिकर्सर बन रहा है, फिर वो डिफरेंशिएट होके जैसे परमानेंट सेल जाइलम और फ्लोएम बना, उसी तरीके से है कि वहां पे इमेच्योर लिम्फोसाइट बने और वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बी सेल टी सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? इतनी सी बात ध्यान में। इनटू इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट्स। साइट उसमें हिडन है, साइट मतलब ही सेल हो जाता है, लिम्फ में बनने वाली सेल लिम्फोसाइट सेल। आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये ध्यान में रखना कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हो गए, बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो स्प्लीन, लिम्फ नोड, नोड मैंने बता रखा है, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे। ये सभी क्या है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, मतलब यहाँ पे आके वो मैच्योर होके वर्क करेंगे। ठीक है, डिवाइड कर रहे, मैच्योर हो रहे, वर्क कर रहे, इस तरीके के प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स,
The secondary lymphoid organs provides the site for interaction of lymphocytes with the antigen. एक तो ये साइट प्रोवाइड करती है, दूसरा ये स्टोरेज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या भाई लिम्फ नोड से सिग्नल गया तो नियर बाय जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है या जो सर्कुलेट हो रहा है सबको सिग्नल जाए कि आप यहाँ से आप बाहर हो, लड़ाई का टाइम हो गया। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। क्या हमने जब तुम लोग को ब्लड पढ़ाया था वहां पे भी लिम्फोसाइट वगैरह और बोन मैरो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई थी। द थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बेनीथ द ब्रेस्ट बोन। बेटा इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है और थाइमस के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये रेट्रोकर्सिव ग्रोथ को शो करता है। मतलब बच्चों में थाइमस की साइज बड़ी होती है और ओल्ड एज में आते आते थाइमस की साइज बहुत छोटी हो जाती है और इसलिए इम्यून सिस्टम जो ओल्ड एज के लोगों का होता है वो वीक होता है। और बच्चों को देखो आप, वो अब खेलने नहीं देते हैं लोग जनरली और उससे कई सारे इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। नहीं तो पहले जितना बच्चा मिट्टी में खेला हुआ है, जितना इन्फेक्शन से इंटरेक्ट किया है, क्योंकि थाइमस उस वक्त एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बच्चों की हाई होती है। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें तो थाइमस का साइज, और थाइमस का साइज ज्यादा मतलब टी सेल बन रही है, टी सेल में ही तो कमांडर है, हल्क वही है टीसी सेल। ठीक है, तो टीसी सेल ज्यादा बन रही है मतलब वो ज्यादा हील कर सकते। तो एक तरीके से आप एक्सपोजर देना भी चाहिए बच्चों को थोड़ा सा। नहीं मिट्टी में नहीं खेलने दे रहे हो तो घर में ही इतना छोड़ो कि वो जो आपके सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, जो आपके फर्श पे प्रेजेंट है, उनसे वो इंटरेक्ट करके अपने नेचुरल इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर दें। अदरवाइज जब उनका एक्सपोजर होगा तब तक थाइमस का साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुका होगा और वो एक्सपोजर को डील इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था कि एक गांव का बच्चा पहुंचा मेडिकल कॉलेज में, एक कोई बढ़िया अच्छे से पैम्पर किया हुआ बच्चा पहुंचा, तो दोनों की फंक्शनल एबिलिटी में फर्क आ जाए। The bone marrow is the main lymphoid organ. The thymus is lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with age, and by the time of puberty it attained, it reduces to a very small size. अब देखो जब तक तुम कॉलेज में जाओगे तो वो ये वाला टाइम आ चुका होगा, प्यूबर्टी वाला। ठीक है, अब तुम्हारा एक्सपोजर, तुम घर से पहली पहली बाहर बाहर निकले हो तो तुम्हारा एक्सपोजर ही कम पैथोजन से हुआ है, तुम्हारे टी सेल तो अब थाइमस तुम्हारा डिग्रेडेशन की तरफ चल रहा है। इतना नहीं होता है कि काम नहीं करे, बट वो बच्चों से कम हो जाता है। Both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocyte. Maturation, development ये सब कहाँ पे होगा बेटा आपका बोन मैरो और टी लिम्फोसाइट में। स्टोरेज कहाँ होगा या साइट ऑफ फाइट के लिए आप एक जैसे कहते हैं ना टुकड़ी टुकड़ी भेज दिया है, क्या सैनिकों की टुकड़ी गई, ये यहाँ गई बी वहां गई, उस तरीके से स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर्स, पैसेज, इन जगह पे वो बैठे हुए रहते हैं। The spleen is a large bean-shaped organ. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the body by trapping blood-borne organisms, microorganisms. Spleen also has a large reservoir of erythrocytes. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी स्प्लीन को बोलते हैं। चलो बस आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल ये बता देंगे तुम लोग को चार्ट वगैरह, और कल इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद डिजीज देखेंगे। इसमें एंटीबॉडी वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये सब पोर्शन कल कवर करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कौशिक, कोई डाउट? सदेश, मैथिली, साक्षी, सेजल, तहरीम, वैदेही, किसी को भी कोई डाउट? और अब एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगले 2 दिन जरा बायोलॉजी पढ़ लो अच्छे से, सारी पीडीएफ में जितना क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कर लो अलोंग विद योर नोट्स। अगेन आई रिपीट कि मैं क्वेश्चन कोई तुम्हें पीडीएफ जो दिया है वहां से क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया है मैंने। क्वेश्चन मेरे हमेशा की तरह मिक्स आएंगे, हो सकता है पहली बार देखो वो क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो अटेंटिव रहना और थोड़ी सी अपनी पढ़ाई थोड़ा इधर बीच 2 दिन आप बायो की कर लो ताकि 20 वाला एग्जाम अच्छे से दो। ओके ओके ठीक है बेटा, चलो बाय। और क्वेश्चन सॉल्व कर लो आज, कंप्लीट कर लेना एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करो उसके बाद थ्योरी में जाओ। देखो अब प्रिपरेशन को थोड़ा तुम लोग भी अपोजिट कर लो, रेट्रोकर्सिव कर लो, फर्स्ट एमसीक्यू देन थ्योरी। इस तरीके से प्रिपरेशन करो 2 दिन में, सारे एमसीक्यू सॉल्व करो
देन उससे रिलेटेड जो जो नहीं हो रहा है उसको थ्योरी में वापस जाओ। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।